हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति भाई साहब, वेलकम। थैंक यू भाई जी। आपका कारेली बाग के इस बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए आज हमारे अफसर कहूँ, हमारे बड़े भाई कहूँ, साथी कहूँ, क्या कहूँ, या पवित्र कुमार कहूँ, आपको सबको खुशी होगी ये जानकर। हमारे शिव सिंह जी जो है वो कमांडर शिव सिंह कहूँगा, तो आप नेवी में क्लास 1 ऑफिसर है, आपने एमटेक की पढ़ाई की है, आप अहमदाबाद में इस वक्त सेवा नियुक्त है, और आपने एमबीए भी किया है सेल्फ मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर, और आपने गोवा, कोची, लोनावाला, जामनगर, मुंबई, पुणे और विशाखापट्टनम तमिलनाडु में, और दिल्ली में भी आपने अपनी सेवाएं दी है। और आपने 3 साल सर्व किया है जो नवलशिप एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट, आप सबने नाम सुना ही है, ये मशहूर नाम है। आईएनएस विराट में भी आपने इस तरह से 3 साल अपनी सेवाएं प्रदान की है। तो और इन सब से ऊपर हम आप सबके लिए खुशी की बात है कि आप बाबा के बच्चे भी है, ब्राह्मण परिवार की आप शान है। तो आज आपका हम अनुभव सुनने जा रहे हैं, तो आपका पुनः पुनः बहुत स्वागत है। और मुझे इस बात की भी खुशी है शिव सिंह जी कि इस सभा में आज बड़ा अनूठा एक संयोजन होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना के तीनों पंख एक साथ है, विंग्स, ऑल थ्री विंग्स आर देयर हियर। तो यहाँ इस वक्त एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, और आप नेवी से है। तो मैं उन सभी डबल रूहानी सेना और जिस्मानी सेना, डबल सेनानियों को भी कहूँगा कि एक साथ आप स्क्रीन पर आए। अगर आपका वीडियो ऑफ है तो आप वीडियो ऑन कीजिए, और हमारे बड़े भाई का, मीठे भाई का आप स्वागत करें। अशोक भाई, 2 शब्दों में आप वेलकम करें, भले शब्दों से भी करें, दिल से तो कर रहे हैं आप। और अहमदाबाद से है, जैसे मैंने बताया भाइयों, कमांडर शिव सिंह जी अहमदाबाद से है, और मेरे से अच्छा आप वेलकम कर पाएंगे, क्योंकि जिस्मानी फौज का अपना कुछ तरीका होता है, मुझे तो आता नहीं कैसे किया जाएगा। तो आप 2 शब्दों में स्वागत करें। संजय भाई बेंगलोर से है, शिव सिंह जी ये हमारे अशोक भाई है। शांति। ओम शांति भाई जी। मैं बीके एयर वॉरियर रिटायर्ड मास्टर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार शर्मा फ्रॉम एयरफोर्स, अपने बीके मिस्टर डॉक्टर जयंत भाई एंड बीके चंपा बहन, जो कि यहाँ करेली बाग सेंटर वडोदरा के हेड है, उनकी तरफ से, और हमारे ऑपरेशन कमांडर शिव स्मृति, जिसके कमांडर है मिनेश भाई, ऑपरेशन कमांडर, वो हेड हैं, उनकी तरफ से मैं आपका और सभी श्रोतागण की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मेरी तरफ से गुलदस्ता आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
जी संजय भाई, आप बेंगलोर से है और पहले यहाँ बड़ौदा में थे, अभी वहाँ आपका पोस्टिंग है, तो संजय भाई आप भी 2 शब्दों में स्वागत करें। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। मैं सर्विंग JWO जूनियर वारंट संजय कुमार, इंडियन एयरफोर्स अभी बेंगलुरु में हूँ, कार्यरत हूँ अभी। और करेली बाग फुलवाड़ी के तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे रणधीर भाई है, आर्मी से है रणधीर भाई। ओम शांति सर। ओम शांति। ये करेली बाग की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं हवलदार RK सिन्हा, आर्मी सिग्नल्स कोर में 24 साल सेवारत रहा सर, और 2008 से रिटायर होके अभी इस BK परिवार में करीब 8 साल से चल रहा हूँ। धन्यवाद आपका धन्यवाद भाई जी। हार्दिक स्वागत है साथ पूरे करेली बाग के तरफ से और हमारे सभी श्रोतागण के तरफ से। वेलकम सर। थैंक यू भाई जी, थैंक यू ये वेरी मच। गुलाब आपके लिए सर। थैंक यू भाई जी। ओके। और शिव सिंह जी, ये हमारे आदरणीय ब्रदर डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन जी है, आप शायद जानते भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर साहब आप भी वेलकम करें और अनुभव सुनेंगे कमांडर शिव सिंह जी का। ओके भाई जी। आपको रूहानी कमांडर को, डबल कमांडर को बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है। देखो कितना सबको प्यार है, जो सब भी हाथ खड़ा करके वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। अभी ज्यादा टाइम न लेके आपसे ही ज्यादा से ज्यादा सुने और अपने जीवन में भी उतारे, इस शुभभावना के साथ आपको कहेंगे आप अभी अपना वक्तव्य शुरू करें। जी भाई जी, जी भाई जी, जरूर। तो भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत खुशी है आज इस परिवार के साथ जुड़कर, क्योंकि आपका ये जो कार्यक्रम हो रहा है अनुभव वाला, वो कुछ समय से मैं भी सुन रहा हूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे भी सुनने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात ये है कि भारत में तो बहुत जगह चक्कर लगाने का मौका मिला, क्योंकि एक तो फौज में है और डबल फौज में कहेंगे, स्पिरिचुअल आर्मी में भी हैं। लेकिन विदेश में किस तरह से बाबा का कार्य हो रहा है, किस तरह से सेवाएं हो रही है, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे बाबा उनको मदद करता है और इस कार्य को करा रहा है, वो सब अनुभव सुनने का आपकी इस चैनल के द्वारा हमें भी बहुत सौभाग्य मिला। तो मैं पहले तो आप सबको बधाई दूंगा कि ये जो कार्यक्रम जिस तरह से करते हैं, ये अनुभव की लेन देन, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है, सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज मुझे ये चांस मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप जानते हैं, बाकी सब तो सिंगल सेना वाले हैं, हम तो डबल सेना वाले हैं, तो हमारे सरकमस्टेंसेस भी अलग होते हैं और जिम्मेवारियां भी अलग होती है। तो यहाँ रहकर बाबा के कार्य में चलना, बाबा की श्रीमत पर चलना और इस सेवाओं से जुड़ना, थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से भी चलना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वैसे तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें भी संगम युग पर परमात्मा का ज्ञान मिला, उसमें मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। उसका कारण ये है कि 1974 में बॉम्बे में एक मेला लगा था, जिसमें मेरे पिताजी गए थे और मेरे पिताजी को वहां ज्ञान मिला। उस समय मेरी माताजी अपने गांव में, मतलब मेरे नांदेरा में, मेरे नाना जी के इधर थी और मेरा उस समय जन्म हुआ। तो मेरा जन्म हुआ और पिताजी को बॉम्बे में ज्ञान मिला। तो माताजी राजस्थान में जयपुर के पास में गांव था, तो क्योंकि उसी समय मेरे जन्म के साथ ही पिताजी को ज्ञान मिला, तो मेरा नाम शिव रख दिया, जो सबसे सहज नाम शिव, क्योंकि शिव परमात्मा का परिचय मिला। तो बहुत छोटी आयु से, बचपन से ही इस ईश्वरीय परिवार में आने का मौका मिला और उसमें भी विशेष
मेरे पिताजी भी मिलिट्री में थे और वो भी नेवी में थे। नेवी में वो भी कमांडर के पद से रिटायर हुए। तो बॉम्बे में बहुत पोस्टिंग उनकी हुई है। तो हमने बहुत समय बॉम्बे में, विशेष जो हमारा कोलाबा सेंटर है, और मैं आपका देख रहा था शायद गायत्री बहन का भी अभी बहुत रिसेंटली उनका भी ये हुआ था अनुभव। तो कोलाबा सेंटर से बहुत वर्षों से जुड़े थे। तो मुझे बचपन का एक दो बातें याद आती तो शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे मैंने कहा, पिताजी को तो यहाँ ज्ञान मिला। कुछ महीनों के बाद हमारी माताजी फिर गांव से बॉम्बे आई, और तो पिताजी के कारण वो भी, माताजी भी सेंटर पे जाने लगी। लेकिन माताजी हमारी बहुत सिंपल थी, आज भी बहुत सिंपल है, बहुत भोली है। तो उनको ज्ञान धीरे धीरे समझ में आया। और कुछ महीनों के बाद फिर बाबा मिलन का एक टर्न था। तो कोलाबा सेंटर में पुष्प शांता दादी होती थी। तो पुष्प शांता दादी ने हमारी माताजी को कहा कि आपको भी बाबा मिलन के लिए जाना पड़ेगा मधुबन। तो माताजी को बड़ा वो था कि उस समय मैं बहुत छोटा था, मैं शायद 1 साल का भी नहीं था। तो बोला, नहीं मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, ये शिव तो बहुत ही छोटा है, तो मैं कैसे इसको छोड़ के जाऊं। तो पुष्प शांता दादी ने कहा, इसको हमारे पास छोड़ दो और आप चली जाओ। और वो छोड़ के चली गई। वो मधुबन 4-5 दिन बाबा से मिलने चली गई। फाइनली तो मैं समझता हूँ पिताजी ने ज्यादा संभाला होगा। लेकिन देखो, उस समय इतनी बड़ी दादी ऐसे ऑफर करे कि नहीं, आप इसको हमारे पास छोड़ दो और आप चले जाओ, तो ये भी कितना बड़ा भाग्य है हमारा, संगम युक्त और इतनी बड़ी दादियों की बचपन से पालना, जहाँ हमारी स्मृति भी नहीं है वहां भी उनकी पालना मिलना। और आगे चलकर जैसे माता पिताजी के साथ चलते रहे, लेकिन पिताजी क्योंकि नेवी में थे तो उनकी भी ट्रांसफर होती थी। तो कुछ समय के बाद वो वहां से ट्रांसफर हो गए और हम केरला में चली गए, कोचीन में चली गए। तो वहां फिर उस समय सेंटर नहीं था, तो कुछ समय के लिए फिर हमारे पास सेंटर नहीं था। खैर, मैं तो बहुत छोटा था। और फिर वापस जब हम बॉम्बे आए तो फिर वापस हम अपने कोलाबा सेंटर से जुड़े। तो मुझे सबसे पहली बार मधुबन जाने का मौका मिला और बाबा से मिलने का मौका मिला, वो 1983 में मिला। तब मैं 5वीं क्लास में था और मेरे से बड़े 2 भाई थे। तो पिताजी और हम 3 भाई, हम लोग सब एक साथ गए थे। और उस समय बाबा से, उस समय ओम शांति भवन नया नया बना था, और उस समय बाबा से डायरेक्ट मिलने का, बाबा उस समय एक एक से भी मिलते थे, तो हमें भी पर्सनल मिलने का मौका मिला। और बाबा ने तीनों हम भाइयों को जो वरदान दिए, वो तीनों आगे चलकर बहुत ही सार्थक हुए। और उससे पता चलता है कि बाबा कैसे त्रिकालदर्शी है, कैसे किसी भी आत्मा को देखते हैं तो उस आत्मा का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाबा के सामने स्पष्ट हो जाता है। तो मुझे वो पहली विजिट की एक बात याद है कि पहली बार मैं ओम शांति भवन में बैठा था और पूरा हॉल भरा था, बाबा की मुरली चल रही थी। मैं बहुत छोटा था, 5वीं क्लास में था। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं बाबा जो बोले वो मैं समझूं। लेकिन बाबा की जो भाषा है, बाबा की एक विस्परिंग भाषा होती है, और एक पहली बार कोई सुने और वो भी एक छोटा बच्चा सुने, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बाबा क्या बोल रहा था। और मैं आसपास वालों को देख रहा था तो वो सब सुन भी रहे और नोट्स भी बना रहे हैं। तो मुझे बड़ा वो लगता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और इन लोग देखो नोट्स भी बना रहे हैं। हाँ, तो मेरा पहला चांस था एक छोटी उम्र में बाबा को सुनने का, तो इसलिए मैं वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे को एक चीज जो बचपन से, बहुत छोटी आयु से था कि मुझे परमात्मा में निश्चय, उसमें कोई डाउट नहीं था। ऐसा नहीं था कि माता पिता चलते हैं तो हम भी उनके साथ चल रहे हैं। नहीं, शिव बाबा परमात्मा है और परमात्मा सृष्टि पर आया है। आत्मा का जो ज्ञान दिया है, सृष्टि परिवर्तन का जो ज्ञान दिया है, उसमें मुझे निश्चय बचपन से था। वो एक बात में मैं समझता हूँ, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो माता पिता के साथ आते हैं, लेकिन वो बस उस माता पिता के साथ आ रहे हैं, लेकिन खुद का उनका निश्चय नहीं होता। लेकिन मुझे याद है, मैं छोटी आयु से मेरे को ये निश्चय तो पक्का था। और बचपन में जैसे मैंने कहा, कोलाबा सेंटर से हमारा बहुत कनेक्शन रहा। और उस समय ये जो पाठ संदेशियों का बहुत कॉमन था, तो हमारे सेंटर पे भी संदेशी का पाठ बहुत कॉमन था। तो हर गुरुवार को बहन भोग लेकर भोग लगाती थी, बाबा से संदेश लाती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये, वो जब सूक्ष्म वतन का सुनाती थी, बाबा का संदेश, कैसे लाइट की पहाड़ी थी, फिर बाबा मिले, बाबा ने ऐसा बताया। तो एक छोटी आयु से बड़ा आकर्षण था कि वो ऐसा दृश्य हम भी देखें। कितना सुंदर वो डिस्क्रिप्शन करते थे।
और दूसरी बात जो मुझे बचपन में बड़ी अच्छी लगती थी, बाबा के जो गीत थे, और शायद जो सेंटर का जो वायुमंडल होता था वो बहुत ही शांति का और बहुत पावरफुल वायुमंडल था। इसका असर ये होता कि हमारे घर में भी हम लोग भाई बहन होते थे, परिवार में बच्चे हैं, लेकिन कोई हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी जब जाते थे हमारे घर में, तो वो ये महसूस करते थे कि इनके यहाँ बच्चे हैं लेकिन यहाँ कोई शोरगुल है, एक शांति का वातावरण है। ये इम्पैक्ट सब जगह होता था। आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सब बोलते थे भाई आपके भी बच्चे हैं लेकिन वो शरारत नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपके यहाँ शांति का माहौल होता है। दूसरी एक चीज जो मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान का, क्योंकि बचपन से ये ज्ञान योग का मुझे जो श्रेष्ठ भाग्य मिला, उसका मैंने एक इफेक्ट जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि मेरे स्टूडेंट लाइफ में मैं एफोर्टलेसली, बिना कोई विशेष मेहनत किए, मैं आराम से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ले आता था। और मुझे याद है बचपन में अगर खेलना और पढ़ाई में चॉइस होता तो मेरा पहला खेलने का होता था, पढ़ाई पीछे। लेकिन फिर भी बिना एफर्ट के बहुत ही आराम से मैं बहुत अच्छे नंबर लाता था, टॉप रैंक में रहता था। तो ये भी देखो बाबा के ज्ञान की, और मैं कहूंगा उस सहयोग से बुद्धि की एक क्लैरिटी होने के कारण ये सब लौकिक में भी ये चीजों ने बहुत मदद किया। तो बचपन इस तरह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे परिवार में, बहुत ही अच्छा सेंटर का सहयोग मिलकर हमारा गुजरा। आगे चलकर हम मिलिट्री में जाएंगे ये तो हमें भी नहीं पता था, और वो भी ड्रामा में एक अचानक पार्ट हुआ। हमसे बड़े जो दोनों भाई थे, दोनों ने एनडीए का एग्जाम दिया था और दोनों पास भी हुए थे, लेकिन एनडीए के एग्जाम में एक रिटर्न होता है और उसके बाद इंटरव्यू और एसएसबी होता है, उसमें वो पास नहीं हुए थे। तो मैंने जब ये एग्जाम दिया तो मेरा बस लक्ष्य ये था कि उन्होंने पास किया तो मैं भी पास करूं, क्योंकि पढ़ाई में मैं उनसे होशियार था। तो मेरा उससे ज्यादा लक्ष्य नहीं था। लेकिन फिर भी जब वो एग्जाम दिया तो मैंने पास किया, और उसके आगे वो एसएसबी भी पास किया, और फिर अचानक वो मैंने पाया अपने आप को एकेडमी में। अब फौज में ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं भर्ती होने के, लेकिन ऑफिसर के रूप में जो सबसे मुश्किल तरीका, जो सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग होती है, 4 साल की बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, वो एनडीए के थ्रू होती है। तो एकेडमी इतनी टफ होगी ऐसा मुझे भी आभास नहीं था। मुझे लगा ऐसे 3-4 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन वहां का कैसे रूटीन होता है, कैसे डिसिप्लिन होता है, वो उतना मुझे भी नहीं पता था। तो जब मैं उधर पहुंचा तो मैंने देखा वहां की दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है। वहां के तो बहुत कड़ा अनुशासन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। ऐसे फौज में हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो फौज में भी हैं और बाबा के इस ज्ञान में भी हैं। लेकिन मेरी जो बात अलग थी कि मैं ज्ञान में पहले था और पीछे मैं फौज में गया। वैसे कम होते हैं जो ज्ञान में होते, फिर वो डायरेक्ट फौज में जाने में सोचते नया बंधन है ऐसा। तो अब मैं जब इधर पहुंच गया तो मैंने देखा यहाँ तो बिल्कुल ही मुश्किल है, बहुत ही डिसिप्लिन, और ये टफ, मतलब सब कुछ 4 साल के लिए जैसे आप जेल में चली गए। तो कहाँ अपना सेंटर, ब्राह्मण परिवार, ये सब छूट जाएगा। और दूसरी बात एक थी उस समय कि बाबा जिस तरह से, बाबा तो शुरू से बोलते हैं कि समय परिवर्तन हो जाएगा, विनाश कभी भी हो जाएगा। तो पता नहीं कहीं हमारी बुद्धि में भी ये था कि 96 में विनाश हो जाएगा, और मैं 92 में एनडीए में गया। तो मैंने सोचा कि 4 साल में इतनी कड़ी मेहनत करूं और उसके बाद विनाश हो जाए तो हमको फायदा क्या होगा? ऑफिसर बन जाएंगे लेकिन फायदा तो कुछ नहीं होगा, विनाश हो जाएगा। तो हमको उस समय जितना आयु 12वीं पास थी तो इतना समझ जितनी थी उसके हिसाब से हमारे बुद्धि में ऐसा विचार थे। तो मैंने कुछ दिन के बाद, शायद 10 दिन के बाद, मैंने रेसिग्नेशन लेटर भी दे दिया, क्योंकि मुझे लगा ये हमारा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। लेकिन बाबा को कुछ और मंजूर था। तो फिर वो वापस परिवर्तन कैसे हुआ वो बहुत लंबी बात है, लेकिन मुख्य बात है कि बाबा की ही प्रेरणा थी जो कि फिर मैंने वो डिसीजन बदला और फिर मैंने वो ट्रेनिंग कंटिन्यू की। तो हमारे परिवार में मेरे सबसे बड़े भाई थे, तो 92 में वो मेरे से 5 साल बड़े थे, तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। तो करीब उस समय हम दोनों एक साथ परिवार से निकले और ज्ञान सरोवर का कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा था, तो वो ज्ञान सरोवर के कंस्ट्रक्शन के लिए चली गई।
तो एक रूहानी मिलिट्री में भर्ती हो गया और एक जिस्मानी मिलिट्री में भर्ती हो गया, तो हम दोनों अलग अलग जगह चले गए। अब जब हम एकेडमी में आए तो मैंने जैसे कहा 4 साल उधर तो बहुत बहुत ही टफ ट्रेनिंग होती है। सारा दिन सवेरे से रात तक हमें बिजी रहते हैं, बहुत अनुशासन में रहना पड़ता है। बाहर तो हमारा जाना ही अलाउड नहीं होता, बाहर की दुनिया से ही हम कट ऑफ हो जाते हैं। तो मैंने उधर जो मैं समझता हूँ विशेष एकेडमी में 3 साल था, तो मैं क्या करूं, तो मैंने फिर पुरुषार्थ तो अभी हमको खुद ही करना है, कोई और परिवार का सहयोग नहीं, सेंटर का सहयोग नहीं। तो मैं उस समय अव्यक्त वाणियों का जो हमारे बाइंडेड होते थे वो लेकर आता था, और मैंने उन 3 सालों में 69 से लेके उस समय तक की सारी अव्यक्त वाणियां मैंने वो 3 साल में पढ़ी, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। रोज हमारी एक अव्यक्त वाणी पढ़ना होता था। और परमात्मा ज्ञान का सागर है, ये वास्तव में बाबा की मुरलियों में और विशेष अव्यक्त वाणियों से पता चलता है। देखो बाबा कोई भी सब्जेक्ट को कितने सहज रीति से, कितनी गहराई से, कितनी स्पष्टता से समझाते हैं। वो कितना बाबा का प्यार है, कितना स्नेह है, शक्ति है, सब बाबा की मुरलियों से पता चलता है। और वो भी विशेष अव्यक्त वाणियों से बाबा का जो ज्ञान का सागर है वो टाइटल कितना सिद्ध होता है। वो जो भी अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करेगा तो उसे पता चलेगा। और मुझे याद है उस समय मुझे ये जब पढ़ता था तो मुझे बड़ा शौक था कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बाबा ने क्या बोला, सूक्ष्म मतन के ऊपर क्या बोला, सृष्टि परिवर्तन के ऊपर क्या बोला, शंकर के बारे में क्या, जो कि आगे जो स्पार्क विंग हमारी बनी, और जिसने फिर अभी तो बहुत सारे ऐसे हर विषयों के ऊपर बाबा के महावाक्यों का उन्होंने संग्रह किया, और हर टॉपिक के ऊपर उन्होंने इस तरह से किया। लेकिन मेरे को याद है उस समय जब ये सब नहीं था तो मैं ये करता था, क्योंकि मुझे उस समय और तो कुछ था नहीं, यही पढ़ता था और यही करता था। तो मैंने जितना टाइम उधर में रहा, बहुत टफ ट्रेनिंग थी, लेकिन मैं ये कहूंगा उसने मुझे जो शिक्षा दी, जो देखो एक बच्चा जब घर में रहता है तो माँ बाप की पालना में, लाड प्यार में रहता है, अलबेला रहेगा, सुस्ती रहेगा, उसको कोई जिम्मेवारी नहीं होती। लेकिन एकेडमी की जो ट्रेनिंग थी उसने मुझे एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, एक मतलब जिम्मेवार व्यक्ति बनाया, और सबसे बड़ा बहुत ही एक्टिव, क्योंकि हम लोग को एक दिन में सवेरे से रात तक तो कितने ही काम करने होते थे, और हम सब करते तो सब भाग भाग के करते थे। तो हम एक व्यक्ति में भी कितनी क्षमता होती है। तो मैं ये कहूंगा कि वो ट्रेनिंग ने मुझे जो शक्ति दी, जो शिक्षाएं दी, वो मुझे आगे चलकर मेरे जीवन में, जब मैं वास्तव में फोर्स में आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई, और जब जिम्मेवारियां हुई, और कई सारे कार्य हुए, लौकिक भी और हमारे स्पिरिचुअल सेवाएं भी हुई, तो इसमें मुझे ये जो शिक्षा थी, वो शुरू के 4 साल की ट्रेनिंग की, उसने बहुत मदद की। और ऐसे करके हम ये एकेडमी पास हुए। फिर जब हम ऑफिसर बने, कमीशन हुए, तो हमारा हर समय था, देखो फोर्सेस में तो ऐसा होता है कि आपकी ट्रांसफर होती है, आपकी कोई ब्रांच होती है। तो मेरा शुरू से ये था कि मैं ब्रांच कौन सी लेनी है, या मुझे कहाँ ट्रांसफर का अगर मेरे को कोई चॉइस मिले, तो हर समय मैं यही देखता था कि कहाँ मैं सेंटर से नजदीक रह सकूं, कहाँ मैं सेवाएं कर सकूं। तो मैं हर समय, मेरी बुद्धि में वही रहता था। उसी हिसाब से मैंने फिर अपनी ब्रांच भी उस तरह से बदली, और उस तरह से मैं जहां भी हो सकता था मैं पोस्टिंग के लिए वहीं रिक्वेस्ट करता था जहां मेरी वो सेवा होती थी। और मुझे याद है शुरू में फिर मैंने ब्रांच बदली तो मैं टेक्निकल ऑफिसर बना। टेक्निकल ऑफिसर हुआ तो मुझे फिर बीटेक की पढ़ाई करने के लिए फिर मुझे लोनावला जाना पड़ा। तो क्योंकि अभी 4 साल, आप सोचो 4 साल मैं बिल्कुल ही इस परिवार से अलग था, तो मुझे कितना उसका वैल्यू किसी चीज की तब पता चलती है जब आपको उससे दूर होता है। जब आपके पास सारा टाइम रहता है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती है। कभी कभी हम मजाक में भी कहते हैं भगवान हमको बहुत आसानी से मिल गया, तो कभी कभी हम भगवान की भी वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं। तो हमें इतनी जो इतना टाइम बाबा से दूर रहने का वो हुआ, इस ब्राह्मण परिवार से, सेंटर से, तो फिर जो हमारी लगन थी, तो मुझे याद है लोनावला में हम लोगों का जो सेंटर होता था 10 किलोमीटर दूर होता था, और लोनावला में बहुत बारिश होती थी। ऐसे नंबर 2 था इंडिया में। अब मैंने सुना कि शायद चेरापूंजी जो नंबर 1 है वो भी, उसको भी पीछे छोड़ के शायद नंबर 1 है। तो इतनी बारिश होती थी कि जब हम स्कूटर पे जाते थे,
10 किलोमीटर जाना है और मुश्किल से 2-3 मीटर आगे आपको नहीं दिखेगा, इतनी बारिश होती थी। लेकिन मैं कोई एक दिन नहीं मिस करता था, अनलेस कोई ऐसा मेरे को ऑफिशियल कारण हो जिसके कारण मैं नहीं जा सकता। नहीं तो मैं रोज 3 साल उधर था, तो मैं रोज हमारा तो बस काम खत्म हुआ और सेंटर जाना। तो बाबा की वो लगन थी, वो हम जाते रहे। और अब क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा था क्योंकि मैंने ब्रांच बदली की थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ज़िम्मेवारियाँ होती है तो फिर ट्रेनिंग के समय ज़िम्मेवारी नहीं होती तो एक लाइफ अलग होती है और ज़िम्मेवारी होती है तो लाइफ अलग होती है। तो अब एक फौज की लाइफ में और इस ईश्वरीय ज्ञान में चलना, उसके लिए बहुत जगह बाबा की मदद की आवश्यकता होती है और मुझे सबसे बड़ी जो खुशी है और सबसे बड़ा जो बाबा का समीपता का अनुभव ये है, संगम युग पर बाबा हर बच्चे को मदद करता। ये प्रैक्टिकल अनुभव मैंने किया। इतने वर्ष हुए, मुझे पता है इतनी सारी सामने चैलेंजेस आए, इतनी सारी परीक्षाएँ आई जहाँ हमारी शक्ति लिमिटेड होती है। लेकिन मैंने देखा कि बाबा कैसे ना कैसे उसमें मदद कर देता है। तो कई लोग सोचते हैं फौज में है मतलब जनरली एक परसेप्शन रहता है कि मिलिट्री और पुलिस और ये लोग मांस खाना और ना शराब, मदिरा, ऐसे एक इम्प्रेशन है। लेकिन ये ऐसा वास्तव में सही नहीं है। फौज में है, लाइफस्टाइल में आप किस तरह से खाना चाहते हो वो आपका चॉइस है। मदिरा पीना, दारू पीना ये आपकी चॉइस है। जैसे सिविल में किसी के पास चॉइस है वैसे फौज में चॉइस। हाँ, यहाँ अवेलेबिलिटी होती है तो कईयों का ऐसा इंप्रेशन होता है कि यहाँ शायद सभी का ऐसे ही लाइफस्टाइल है। ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है। तो हमारे सामने भी जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि हम भोजन कैसे शुद्ध भोजन खाएं। और शुद्ध भोजन खाने के लिए तो एक ही चीज होता है कि चॉइस तो एक है कि आप खुद बनाओ, वही एक चॉइस है। लेकिन खुद बनाने के लिए भी कम से कम आपको किचन चाहिए, घर चाहिए। तो फौज में क्या होता है, जनरली जो घर होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, क्वार्टर्स जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं कम होते हैं, तो हम उनको मैरिड क्वार्टर्स बोलते हैं। तो हमारे साथ हमारी माताजी रहती थी, लेकिन घर मिलने के लिए प्रायोरिटी तो जो लोग मैरिड है, फैमिली वाले, उन लोगों को होती थी। और हम क्योंकि कुमार थे तो हमको तो घर देते नहीं थे। तो मदर के कारण देते थे, लेकिन बहुत पीछे प्रायोरिटी, बड़े मुश्किल से चांस मतलब घर खाली होगा तो देंगे। तो लेकिन घर तो जरूरी है। हाँ, तो यहाँ मैंने देखा, देखो बाबा कैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चैलेंज होते थे, लेकिन बाबा कुछ ना कुछ करके हमको घर दिला देता था। और आज करीब मैं समझता हूँ 18-19 वर्ष हो गए। 2001 के आसपास मैंने पहली बार घर लिया था और उसके बाद कितनी जगह मेरी बदली हुई, कितने हमारे जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो बदलते हैं क्योंकि परमिशन वो देते हैं। लेकिन हर जगह मैंने देखा बाबा ने कुछ ना कुछ करके मुझे घर दिलाया, क्योंकि हमारा ये था कि हमें भोजन ऐसा करना है तो हमको बाबा ने दिलाया। अब आप भी सोचेंगे कैसे मदद की, तो अभी कितने सारी बातें हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जगह जैसे था, वहां 15 ऑफिसर थे, 15 घर थे, तो मुझे भी घर दिया हुआ था। फिर हमारे एक नया ट्रांसफर आया, तो ट्रांसफर क्या 3 महीना पहले ट्रांसफर ऑर्डर आता है, तो 3 महीना पहले एक चिट्ठी आई, बोला कि अभी एक और ऑफिसर आ रहा है। तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि शिव देखो, आपको हमने घर दिया था, लेकिन क्योंकि घर खाली था, अब ये अफसर आ रहा है और वो शादीशुदा, उसकी फैमिली है, उसको घर मिलेगा, आपको घर खाली करना पड़ेगा। उस समय हमारी माताजी गई हुई थी। तो मैंने कहा कि सर वो मेरी माताजी आती, तो बोलते नहीं कोई बात नहीं, जब आएंगे तो आपको गेस्ट रूम दे देंगे, तो अभी भी आप गेस्ट रूम में शिफ्ट करो और माताजी भी आएगी तो भी गेस्ट रूम शिफ्ट। अब गेस्ट रूम में तो किचन और ये सब तो नहीं होता, तो अब क्या करें, हमारे पास चॉइस नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने कुछ कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, पहले प्रायोरिटी तो उनकी है। तो 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, तो अभी हमने भी पैकिंग चालू कर दी, तो अभी वो घर खाली करना पड़ेगा। 7 दिन बच गए। तो अचानक मैंने एक दिन सवेरे से दरवाजा खोला, तो मैंने देखा सामने एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है। मैंने इतना बड़ा ट्रक इधर क्यों खड़ा है? तो मेरे जो बगल में जो ऑफिसर था, वैसे सीनियर था, वो बहुत टेंशन में घबराया हुआ और बड़े फटाफट 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 सामान लोड कर रहा है।
तो मैंने बोला सर क्या हो गया? बोला यार पता नहीं क्या है, ये दिल्ली से अचानक ऑर्डर आया है कि 7 दिन के अंदर मुझे दिल्ली रिपोर्ट करना है। ऐसे 3 महीना पहले और हमको वो मिलता है ना पर इंटीमेशन कि आपका ट्रांसफर, इसको सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद एक नया अफसर आने वाला। तो एक घर और खाली हो गया, तो हमारा घर बच गया। तो देखो इतने वर्ष में मैंने देखा कभी बाबा कुछ कर देता है, कभी बाबा कुछ कर देता है, लेकिन बाबा मदद करता ही और मुझे बाबा घर दिलाई देता है। तो बाबा की ये मदद रहती है। और जहां तक ना दारू की बात है, तो मैंने तो आज तक कभी छुआ नहीं। हाँ, भले हम कोई भी माहौल में रहते हैं और जैसे मैंने कहा है तो चॉइस होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी चैलेंज होता है। जैसे दुनिया में आप जानते हो जब बहुत खुशी का मौका होता है तो दुनिया में खुशी कैसे मनाते हैं? हाँ, दुनिया में खुशी मनाने का तरीका ही होता है पार्टी और समझते दारू पीना, सबसे ज्यादा खुशी मनाना। तो एक बार जब हमारे सामने 4 साल जब हमारा खत्म हुआ और जब हम कमीशन ऑफिसर बनने वाले थे, तो जिस जगह पे थे वहां भी नॉर्मली एक फंक्शन होता था। और जैसे मैंने कहा खुशी, और ये तो बहुत बड़ा, इतनी मेहनत करके आप 4 साल के बाद ऑफिसर बन रही हो, तो खुशी कैसे मनाई जाएगी? तो बस तो पार्टी में सभी को दारू पीते हैं और विशेष वो एक मौका था जहां सभी को जबरदस्ती भी पिला। तो मैंने कहा ना ऐसे होता नहीं, लेकिन एक आध कभी ऐसे होते हैं विशेष मौके। अच्छा, अब ये जबरदस्ती भी पिलाते ये मुझे नहीं पता था। तो मुझे बस ऐसा कहा गया कि सैटरडे को प्रोग्राम है और आप सबको, हमारा उस समय 10-12 का कोई बैच था, आप सबको आना, आप लोग विशेष मेहमान हो उसके और पूरा सभी लोग होंगे। तो हमने कहा ठीक है, अभी फौज में तो ऑर्डर है, हम तो जस्ट अभी ऑफिसर ही बन रहे। तो मैंने बोला ठीक है। तो जब सैटरडे आया तो कोई कारण से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कुछ और चीज आ गई, तो उन्होंने बोला ये प्रोग्राम नहीं होगा, अगले सैटरडे होगा। ठीक है, हमने बोला अगले सैटरडे हो जाए। तो अगले सैटरडे जब भी आया तो फिर वो कोई बात हो गई, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये सैटरडे भी कुछ काम हो गया, ये अभी हम वापस पोस्टपोन करेंगे, लेकिन अब हम डेट नहीं बताएंगे, क्योंकि अब जब फाइनल होगा तभी बताएंगे, क्योंकि 2 बार ये पोस्टपोन हो गया। अब हमें तो पता ही नहीं था कि, हमें तो था कि कुछ ऑर्डर है, हमें जाना है। जैसे नहीं आप देखते हो बकरा होता है ना, बकरे को भले वो काटने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसको तो पता नहीं, वो तो मस्ती में घास खा रहा है, ये खा रहा है, उसको क्या पता आगे चलकर क्या होना है। तो जब अगली बार फिर जो अगला सैटरडे आया, तो उस समय उससे एक दिन पहले मुझे पता चला, मैं लोनावला में था, कि दादी प्रकाश मणि दादी बॉम्बे आ रही, सैटरडे को दादी का प्रोग्राम बॉम्बे में। अब हमारे लिए तो देखो बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी आ रही है, मतलब भगवान आ रहा है। तो मुझे ये था कि भाई बड़ी दादी आ रही है, मुझे तो प्रोग्राम में जाना ही जाना है। और वहां से काफी लंबा पड़ता था, पूरा दिन लग जाता था, वहां से बॉम्बे जाओ, प्रोग्राम अटेंड करो, वापस आओ। तो मैंने सैटरडे था, सैटरडे हमारे से हाफ डे होता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा सवेरे कोई फंक्शन होता वो जरूरी होता, वो करके मैं तो बस फटाफट तैयार होके, मैंने तो बस पकड़नी थी, मैं चला गया बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे गया तो मेरे से सीनियर एक ऑफिसर आया था, वो मेरे को मिला, बोला शिव कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला सर वो आज मेरा कुछ काम है। बोला नहीं नहीं आज नहीं जा सकते, आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो तुम लोग का जो फंक्शन था ना, जो तुम ऑफिसर बने, तो वो फंक्शन आज है और वो 2 बार पोस्टपोन हो गया, आज वो फाइनल है, आज शाम को है। तो मैंने बोला सर आज तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बोला नहीं 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 ये ऑफिशियल फंक्शन है, इसमें आपको कहीं नहीं जा सकते। अब हमारे लिए तो जैसे एक तरफ भगवान आ रहा है, तो मैं तो बहुत हूँ था। मैंने बोला सर आज तो आप कुछ भी करो, मुझे आज तो जाना ही जाना है, किसी और दिन हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज तो मैं नहीं रह सकता। तो उसने भी मेरे हाव भाव देखे कि भाई इसका पता नहीं क्या चीज है, तो ऐसा पड़ा है कि बस इसको जाना ही जाना। तो बड़ा देर तक तो उसे समझाया, अभी वो बस आ गई और अभी 2 मिनट में बस निकलने वाली थी। मैंने बोला सर अभी आप मुझे आज तो छोड़ दो, देखो अगर 5 मिनट आप मेरे को नहीं मिलते मैं तो चली जाता ना, फिर पीछे मैं बोल देता भाई मुझे नहीं पता, फिर देखते हम जो भी पनिशमेंट में कुछ होगा तो झेल लेंगे हम। तो फिर उसने देखा कि भाई इसमें इसकी कोई तो लगन है, मतलब क्या है इसका पता नहीं, बट ये तो बस लगा हुआ है कि मुझे जाना ही जाना। बोला ठीक है, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैं तेरे को मिला था, तो मेरे को भी पूछने लगी कि जाने कैसे दी। तो मैं चला गया और फिर बहुत लेट उस दिन रात को मैं 11:30-12 बजे वापस आया। तो मैंने देखा कि मेरे जो साथी थे वो भी नशे में थे और मैं भी नशे में था, लेकिन हम दोनों का नशा अलग अलग था। तो जब मुसीबत आई तो मैंने देखा देखो बाबा कैसे भी क्या भी करके बाबा ने बचा लिया।
उसके बाद से तो सवाल ही नहीं है। मतलब 30 साल हो रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मदद की जरूरत है, बड़ा हो जाता है तो फिर उसको खुद में शक्ति होती है सब चीज फेस करने की। तो उसके बाद तो कभी ऐसी कोई मुश्किल आई नहीं और अभी आ भी नहीं सकती। तो उस समय मैंने देखा, देखो बाबा कैसे मदद करता है। तो मैं मिलिट्री में इस तरह की बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं जो आते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि फौज में विशेष क्या है कि एक सेक्युलर एनवायरनमेंट होता। आजकल कलयुग में तो अफसोस है कि जो धर्म का काम है सभी को जोड़ना, कलयुग में कई बार हम देखते हैं कि धर्म लोगों को बांटने का काम या तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे विशेष जो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस की सेवाएं हो, सेंट्रल फोर्सेस हो, तो इसमें एक चीज जरूर कोशिश करते हैं कि इस तरह का कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं हो। इसीलिए वो फिर कोई भी ऐसे रिलीजियस चीजों के कार्यक्रमों के प्रति एक ऑफिशियल रूप में वो प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं उसके कारण यहाँ भी मतभेद ना हो जाए। तो जैसे बाबा भी कहते हैं कि इस कलयुग में झूठ और सच को डिफरेंशिएट करना, आर्टिफिशियल और रियल, कांच और हीरा, इसको डिफरेंशिएट करना ये चैलेंज है। क्योंकि आर्टिफिशियल की भी चमक दमक इतनी है, तो वो इतने सारे रिलीजन में ये जो सच्चा स्पिरिचुअल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भी कहीं ना कहीं उसके अंदर मर्ज हो जाता है और वो उसको भी एक ही उसके अंदर ले लेते हैं। रिलीजन शरीर के ऊपर बेस्ड है और वो कई बार बांटने का काम करता है। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट यानी आत्मा के धर्म के ऊपर बेस्ड है और वो जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये फर्क ना समझने के कारण एक ब्लैंकेट ऑर्डर आ जाता है कि नहीं, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन नहीं रखना, इनके कार्यक्रम नहीं होने। तो मैं भी सोचता था कि चलो मैं आ तो गया और पर्सनल लेवल पर मैं सेवा तो कर सकता हूँ, पर्सनल लेवल पे अपना पुरुषार्थ तो कर सकता हूँ, लेकिन बाबा जैसे कहते हैं कि हम जीन्स की सेवा करो, है ना, सभी को कहते हैं कुमारियां कुमारियों की सेवा करो, माताएं माताएं की सेवा करो, बिजनेसमैन है वो अपने क्षेत्र में सेवाएं करो। तो जब हम सिक्योरिटी में हैं तो हम सिक्योरिटी फोर्सेस की सेवाएं कैसे करें, तो बिल्कुल मुश्किल लगता था, बिल्कुल डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि कोई यहाँ तो कोई सुनेगा ही नहीं। यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तो बस अपना ही पुरुषार्थ कर सकते हैं जो भी करना हो। लेकिन फिर आगे चलकर मैंने देखा, जैसे 2001 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग बनी माउंट आबू में, और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का विशेष जो निमित्त बने माउंट आबू में हमारे अशोक गाबा जी बने, जो खुद एयरफोर्स से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर थे, एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर थे और मधुबन में भी पुराने भाई थे, सीनियर भाई थे। तो उनको ये निमित्त बनाया। चेयरपर्सन तो खैर अचल दीदी थी, लेकिन कार्य करने के हिसाब से पूरा निमित्त उनको बनाया अशोक भाई को, क्योंकि उनको अनुभव था। लेकिन ये जब विंग बनने की जब बात हुई तो वो खुद ही इसको अपोज करते थे। वो बोलते थे देखो मैं खुद फौज में रहा हूँ, फौज में तो ऐसे स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की बात कोई नहीं सुनेगा, तो आप ये विंग बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जगदीश भाई ने 2001 में जगदीश भाई ने शरीर छोड़ने से पहले ये विशेष सिक्योरिटी विंग के ऊपर बोला कि नहीं, ये विंग भी बननी है। वैसे भी सारी विंग्स की इन्वेंशन हमारे जगदीश भाई की ही है, और विशेष सिक्योरिटी विंग के लिए जगदीश भाई ने शरीर छोड़ने से पहले इस बात को अंडरलाइन कराया, ये विंग बनी और ये विंग बनी। तो अशोक भाई को क्योंकि हम बचपन से जानते थे, तो जब ये विंग बनी तो भाई साहब ने कहा आपको भी हम इस सेवा में शामिल होना, और हमें भी एक मौका मिला। तो जब भी छुट्टी मिलती थी तो भाई साहब के साथ हम भी सेवा करते थे। और जैसे आप जानते हो हमारे विंग्स के प्रोग्राम माउंट आबू में होते थे, तो शुरू से जो विंग्स के प्रोग्राम होते थे तो उसमें हमारा भी जाना हुआ। लेकिन अशोक भाई की ये हिम्मत थी कि वो, जहां मैंने कहा सारे फोर्सेस में चाहे पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, जहां वो बिल्कुल ऐसा सोचते थे कि आध्यात्मिकता का हमारा कोई लेना देना नहीं, वहां जाकर हेडक्वार्टर्स में जाकर उनको कन्विंस करते थे कि आप इस प्रोग्राम के लिए नॉमिनेट करो, ऑफिशियली नॉमिनेट करो। क्योंकि बहुत सारी विंग्स हमारी है, और मैंने देखा शुरू शुरू में ज्यादातर विंग्स तो हम लोग सब इनविटेशन में ना, आप पर्सनली एजुकेशन विंग है, आप जिन टीचर्स को जानते हो उनको आप इनवाइट करते हो, वो लोग आते हैं। लेकिन सिक्योरिटी विंग में मैंने देखा शुरू से भाई साहब ने ऑफिशियल नॉमिनेशन करवाया। अब ऑफिशियल नॉमिनेशन तो बहुत थोड़े होंगे, तो मैं देखता था कि जो कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में 300-400 की कैपेसिटी होती है, जब सिक्योरिटी विंग का प्रोग्राम होता तो हमारे मुश्किल से 25-30 आते थे, और बाकी लोग के तो 300-400 आते हैं।
तो क्योंकि मैंने कहा बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत चैलेंजेस थे कि कैसे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स वाले आध्यात्मिकता में आए, माउंट आबू आए, प्रोग्राम अटेंड करे, और वो भी ऑफिशियल ड्यूटी पे कैसे उनको भेजे। लेकिन फिर भी भाई साहब की हिम्मत थी, तो हम भाई साहब के साथ हर प्रोग्राम में आने की कोशिश करते थे। वो 4 दिन का प्रोग्राम होता था, उसमें मदद करते थे। और मैंने ये जरूर देखा इतने वर्षों में, हम जब भी प्रोग्राम के लिए आते थे हमारे पास लिस्ट होती थी, ये आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, फिर पता चलता ये कैंसिल, वो कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऐसा लगता था कभी कभी प्रोग्राम होगा नहीं होगा। लेकिन हर प्रोग्राम में मैंने देखा, हम जिनको एक्सपेक्ट नहीं करते थे, बाबा किसी ना किसी तरह उसको भेज देता, कभी उसको भेज देता, और प्रोग्राम हर समय बहुत अच्छे प्रोग्राम हो जाते, हर प्रोग्राम में विदाउट फेल। हम जिन लोगों के ऊपर मेहनत करते हैं और सोचते ये आएंगे, वो आएंगे, वो कैंसिल कर देते, वो कैंसिल करते, लेकिन जिनको हम नहीं एक्सपेक्ट करते, तो हम देखते बाबा कैसे ना कैसे उनको निमित्त बना के उनको भेज देते थे, और कार्यक्रम अच्छा होता था। तो शुरू शुरू में सिर्फ नेवी और आर्मी के, वो भी सिर्फ ऑफिसर आते थे, और ये देखो बाबा की कमाल, कैसे धीरे धीरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, ऑफिसर, जवान सब आने लगे, और धीरे धीरे हर साल बढ़ते 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 पीछे फिर हमारे भी पूरे ज्ञान सरोवर फुल कैपेसिटी 400, तो हमारी भी 400 तक पहुंच गई। जो हम लोग किसी समय, मैं खुद जब शुरू शुरू में सोचता था कि फोर्स में तो कौन आध्यात्मिकता सुनेगा, क्योंकि वो लोग तो एक ही चीज बोलते थे कि देखो हमारा काम है लड़ाई का, मिलिट्री में लड़ाई का काम है, और आप लोग तो ओम शांति 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 करते रहते हो, तो शांति और लड़ाई ये दोनों तो उल्टी उल्टी चीज है। तो फिर हम समझाते थे भाई शांति जो बता रहे हैं वो मन की शांति बता रहे हैं, और मन की शांति तो कोई फौजी हो, कोई सिविलियन हो, पुलिस वाला हो, सबको जरूरत है, और विशेष फोर्सेस में तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मन स्थिर होगा तो आप अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हो। बाकी देश की रक्षा करना, उसके लिए लड़ना, वो अलग है, वो हमारा कर्तव्य है। क्योंकि मुझे याद है मैं खुद मिसाइल संभालता था, ये करता था, तो कई लोग पूछते थे आप अगर इतना आप शांति शांति करते हो और इस आध्यात्मिकता में जाते हो, तो आपका काम है किसी को दुख नहीं देना, तो कल को कुछ युद्ध होगा और आपके कारण कोई मिसाइल जाएगी और वो दुश्मन के उधर कोई जहाज पे जाएगी, 400 लोग मर गए, 500 लोग मर गए, तो ये तो आप गलत कर रहे हो, है ना। आप एक तरफ बोलते हो कि आप स्पिरिचुअल जगह जाते हो, दूसरी जगह आप देखो इतने लोग मर भी जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि बाबा कैसे ज्ञान इतना स्पष्ट करता है, वो परमात्मा कर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है उसका डेफिनेशन बताता है। तो बाबा ने कहा विकर्म तो उसको कहते हैं जो 5 विकारों के वशीभूत कोई कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके वशीभूत अगर कोई कर्म है तो वो विकर्म होता है। तो मैंने अगर देश की रक्षा के लिए अपना ड्यूटी निभाया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 विकार नहीं है उसमें। फिर मैंने आगे एक और चीज बताई, मैंने कहा कि अगर मेरी जिम्मेवारी कहीं है कि कोई ऐसे सिस्टम में हमें कुछ करना है जिससे कोई मिसाइल जाए और दुश्मन के ठिकाने पे लगे, और अगर वो मिसाइल ठिकाने पे न लगकर मिस हो गई, तो वो मेरा विकर्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य कुछ था, तो मैंने अपना कर्तव्य फेल हो गया। तो परमात्मा कर्मों की जो फिलॉसफी समझाते हैं वो बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर समझाते हैं। तो इस क्षेत्र में रहकर और मिलिट्री की लाइफ में और ज्ञान में चलने के कारण नेचुरली ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, क्योंकि सभी को थोड़ा सा एक बड़ा आश्चर्य होता है ना कि कुमार जीवन है, इस तरह की लाइफस्टाइल है और मिलिट्री में है। बट मैंने देखा जहां भी हम जाते हैं शुरू में भले उनको थोड़ा सा अलग लगता है, अजीब लगता है कि ये डिफरेंट कैसे है, इतना अलग कैसे हो सकता है, लेकिन जब हमारी लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो ये तो जरूर समझते हैं कि भाई ये जो भी है ये कर तो अच्छा रहा है, क्योंकि बाबा के ज्ञान के कारण हम जो भी कार्य भी करेंगे, लौकिक में भी जो कार्य करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। बाबा तो हर चीज में अच्छा श्रेष्ठ कर्म कैसे करें वही सिखाता है, और हमारी भावना शुभ भावना ही रहती है, सब जगह हम सबका भला ही चाहते हैं। तो ये सब चीजें तो कहीं भी जाएंगे तो थोड़े टाइम में सब अनुभव करते ही हैं। तो ये सिक्योरिटी विंग में के आने के बाद, सिक्योरिटी विंग बनने के बाद फिर पहली बार हमें भी मौका मिला सेवा करने का, और फिर बाबा की जो कमाल, बाबा कैसे सेवाएं कराता है, कैसे एक फोर्सेस, हमने कहा ना शुरू में बहुत थोड़ा, कैसे बढ़ता गया और कैसे अलग अलग फोर्सेस के लोग आते थे,
ज्ञान सरोवर में इतने सारे लोग आते थे, अलग अलग फील्ड फॉर्मेशन में भी जाके प्रोग्राम होने लगे। तो हमें जब भी छुट्टी मिलती थी हम कोशिश करते थे इस सेवाओं में जा सके। और मैंने कहा शुरू में फौज में मुझे खुद जाने में मुश्किल होता था क्योंकि वो इतना वैल्यू नहीं समझते थे। मुझे याद है शुरू में कभी छुट्टी मांगी और मैंने कहा कि मैं माउंट आबू के प्रोग्राम के लिए जाना चाहता हूँ, तो छुट्टी मिली हुई थी और लास्ट मिनट में कैंसिल कर दी। कोई छोटी सी कोई बात भी बोला, नहीं वो वैसे भी तुम ऐसे टाइम वेस्ट करने जा रहे हो, तो ऐसा करके वो कर दी। तो मतलब बिल्कुल वो नहीं था। और कुछ वर्षों के बाद एक बार मैं माउंट आबू गया। माउंट आबू तो बहुत बार गया, तो ये एक बार की विशेषता ये है कि वो मिलिट्री जो किसी जमाने में मुझे मना करती थी, उसने मुझे ऑफिशियल ड्यूटी पर प्लेन का टिकट देकर माउंट आबू भेजा। तो मैं भी सोचता हूँ कि देखो बाबा भी कितनी कमाल करता है। जो चीजें हम इम्पॉसिबल समझते हैं कि ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, बाबा उसको भी पॉसिबल कर देता और सहज कर देता। तो सेवाओं का इस तरह से फिर मौका मिला, चांस मिला। और मैं समझता हूँ जो थोड़ी बहुत भी योग्यताएं आई वो भी बाबा की ज्ञान के कारण, बाबा की सेवाओं के कारण। क्योंकि मुझे एक बार याद है एक ऐसी हमारे प्रोग्राम था, ज्ञान सरोवर का एक प्रोग्राम था और शुरू के प्रोग्राम थे और उस बैच में बहुत अच्छे, बहुत सीनियर ऑफिसर आए थे, बहुत सीनियर। उस समय के हिसाब से तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, मेजर जनरल रैंक, आईजी रैंक, एडीजी रैंक। तो ऐसा प्रोग्राम था, ग्रुप छोटा था लेकिन बहुत पावरफुल ग्रुप था। और हम तो प्रोग्राम में थे, हम तो भागदौड़ वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ना मदद करने के लिए। तो हमारी जो क्लासेस कराते थे उषा दीदी, शीलो दीदी, प्रेम बसंत भाई और बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर होते थे। तो एक अगले दिन का एक क्लास था, वो कौन स्पीकर था, तो वो स्पीकर नहीं आ रहा था। तो अशोक भाई जी ने मेरे को बोल दिया कि भाई वो खाली क्लास है, वो स्पीकर नहीं आया तो तुम क्लास लेना। तो मैंने बोला मैं क्या क्लास लूंगा। अच्छा, मैं फौज में बहुत जूनियर ऑफिसर था और इतने बड़े बड़े लोग, और हमारा जो थीम था वो लीडरशिप के ऊपर था, और दूसरी तरफ स्पीकर हमारे उषा दीदी, शिलू दीदी। तो मैंने सोचा भाई मैं क्या लूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मैंने बोला भाई साहब मैं क्या टॉपिक लूंगा। बोला टॉपिक भी तुम डिसाइड करो, क्योंकि 1.5 घंटे का सेशन है और तुमको लेना। अब मैं सोचू, मैं टेंशन में आ गया, अभी मैं क्या कराऊंगा इतने बड़े बड़े लोगों को, ना मुझे कोई सब्जेक्ट मालूम, ना मुझे अनुभव है। तो फिर पूरी रात मैं सोचता रहा मैं क्या कराऊं। तो फिर बाबा को याद करके फिर मैंने एक टॉपिक बनाया है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। मैंने बोला देखो ये चीज मुझे समझ में आती है। और मैं अगले दिन जब हुआ तो जैसे ना एक व्यक्ति बेचारा घबराया हुआ पहली बार इतना खड़ा कर दिया उसको, तो मैंने वो टॉपिक लिया। तो 1.5 घंटे का था। अब मुझे टाइम का भी इतना अंदाजा नहीं होता, मैंने जितना भी तैयार किया आधा टाइम के बाद खत्म। 45 मिनट्स में सारा मेरा माल मसाला खत्म। अब इतने बड़े लोग हैं, हमारा तो सब खत्म। अब क्या करें। तो क्योंकि वो एक नया टॉपिक था और मैंने तो पूरा अपनी जितनी मेरी समझ थी उसके हिसाब से, बाबा की जो प्रेरणा होती उससे किया था। मैंने तो कहीं से मैंने ऐसे किसी और का नहीं था, तो मैं बहुत क्लियर था अपने सब्जेक्ट में। तो अचानक एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, क्योंकि उसके लिए भी नई नई चीजें थी, कई नई बताई थी। तो उसने बोला नहीं आपने ये जो बताया ये आपने कैसे बताया। अच्छा, कोई क्वेश्चन आंसर में मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरे को तो सब सब्जेक्ट क्लियर था ना। तो मैंने फटाक से आंसर दिया तो दूसरे ने क्वेश्चन किया, मैं अरे आप ये कैसे बोल रहे हो, तो मैंने उसको भी आंसर दिया। तो मेरा और 45 मिनट बड़े आराम से निकल, 1.5 घंटा मैंने कर दिया। अब मैं तो ये था कि जैसे कोई कार्यक्रम में फिलर होते हैं, बस वही समय है आपको बीच में फिलर करना, तो मैं तो अपना रोल वही समझा। लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने देखा कि जो फीडबैक फॉर्म, और विशेष वो जनरल खुद उसने मेरे को बुलाया और उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत अच्छी तरह से करा है। तो मेरे को लगा पता नहीं शायद ऐसी ना प्रोत्साहन करने के लिए कर रहा है। लेकिन मैंने देखा उसने फीडबैक फॉर्म में भी लिखा, तो तब मुझे पहली बार समझ में आया, देखो बाबा का कोई भी बच्चा हो, बाबा के मनके का लास्ट दाना भी हो, उसमें कोई ना कोई विशेषता, बाबा तो कहता है ऐसा कोई बच्चा हो नहीं सकता जिसमें विशेषता ना हो। तो बस हाँ, हर एक में जो विशेषता, आप अपनी विशेषता देखकर उस विशेषता को कार्य में लगाओ। और जो बाबा, जो आपको श्रीमत मिली या जो किसी ने बड़ों ने कहा तो हाँ जी कहो, तो बाकी बाबा संभालेगा। तो देखो वो जो हमने हिम्मत रखे, बहुत हिम्मत रखे। मैं सच बोल रहा हूँ, उस समय तो मैं किसी हालत में नहीं था कि ऐसा मैं कोई करा सकता हूँ इतने बड़े लोगों को, जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं।
फिर भी हिम्मत रखी तो बाबा ने मदद की, और फिर ये जो मुझे शक्ति मिली उससे फिर आगे हमें बहुत सारे फोर्सेस में जब हम कार्यक्रम कराते थे तो वो हमको ये मदद मिली, जिसके कारण हम बड़े अलग-अलग जगह जाके कार्यक्रम करा पाए। तो हमारा जो सिक्योरिटी विंग का विशेष सेवाएँ हुई, मैंने कहा ना फील्ड फॉर्मेशंस में अलग अलग जाने का मौका मिला। मुश्किल स्थान, सबसे डिफिकल्ट स्थान कौन-सा है? तो आपको बुद्धि में आएगा जो सबसे डिफिकल्ट भारत में होगा वो है सियाचिन बोलते हैं, जिधर टेम्परेचर देखो तो -30 डिग्री, -40 डिग्री, उसको कहते हैं सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड। तो एक बार हम टीम के साथ अशोक गावा जी, स्वामीनाथन भाई और मैं, हम 3 की टीम सियाचिन तक गई और सियाचिन में जाकर भी कार्यक्रम करा। तो देखो बाबा का कार्य कहाँ-कहाँ दूर-दूर तक पहुंच गए। और विशेष 2013 में मैंने कहा जैसे माउंट आबू में तो हमने देखा धीरे-धीरे सभी लोग आते थे, प्रोग्राम अलग-अलग जगह करते थे, लेकिन बाबा को कार्य को का विस्तार करना था। तो बाबा ने कैसे किया? तो 2013 में मेरी पोस्टिंग कन्याकुमारी में थी, और ऐसे ही मेरे ही तरह एक और हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, कुमार भाई हैं, आर्मी में कर्नल हैं, ज्ञान में बहुत पुराने हैं, और अशोक भाई के साथ शुरू से विशेष हम दोनों बाबा भाई साहब के साथ साथ में सेवा करते थे, क्योंकि हम दोनों कुमार थे, हमारे पास टाइम होता था, हम तो आ ही जाते थे। तो वो कश्मीर में था और मैं कन्याकुमारी में था। तो बाबा ने दोनों को उठा के दिल्ली में डाल दिया, और दिल्ली में हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी थी जो सिक्योरिटी विंग के वाइस चेयरपर्सन थी। हमारे अशोक गावा जी तो दिल्ली में हर समय चक्कर लगाते रहते थे, और उस समय से हमें विशेष पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से हम प्रोग्राम्स कर पाए। मुझे याद है सबसे पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हमको कहा था, तो उन्होंने कहा हमारे जितने फ्रंटियर है, 12 फ्रंटियर थे उनके, और सब फ्रंटियर में एक आईजी बैठता है, और वो सारे बॉर्डर्स पे होते हैं, क्योंकि उनका काम ये पाकिस्तान का इंडिया बॉर्डर और बांग्लादेश का बॉर्डर। तो बोला सारे फ्रंटियर्स में आपको जाना है, आपकी टीम जाएगी, 3-4 लोगों की टीम जाएगी, उनका सारा खर्चा, आने जाने का खर्चा हम देंगे, वहां रहने का, आपका जो भी गाड़ी वाड़ी सब बंदोबस्त हम करेंगे, लेकिन हर फ्रंटियर में जाके आपको 2 दिन का जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम करना है। तो हमने सब जगह से 4-4 लोग की टीम भेजी। मुझे भी बहुत जगह जाने का मौका मिला, जहां मुझे छुट्टी मिल सकती थी मैं भी जाता था, और वो कार्यक्रम इतना अच्छा रहा। तो उन्होंने उसके बाद हर फ्रंटियर के नीचे 4-4 सेक्टर होते हैं, बोला अब आपको सभी सेक्टर्स पे जाना है। अब 12x4 अभी 48 सारे सेक्टर, वो कितने रिमोट जगह पे है। तो सोचो वहां हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी जाती थी, और वहां जाकर भी 2-2 दिन का ऐसा कार्यक्रम करते थे, और बहुत अच्छा। तो जब बीएसएफ का किया तो उससे प्रेरणा मिली, सीआईएसएफ में गए, आईटीबीपी, एसएसबी, एनडीआरएफ, एनएसजी। तो बाबा ने इतना चांस दिया, मैं समझता हूँ कि आज कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जहां मैं नहीं जा पाया। कहीं ना कहीं मुझे बाबा ने मौका मिला, और मैंने देखा कि बाबा कैसे कहाँ-कहाँ हम लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि वहां कैसे सेवा होगी, इस फोर्स में कैसे सेवा होगी, बाबा कुछ ना कुछ रास्ता निकाला। और आज सारी फोर्सेस में बाबा के ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, होते रहते हैं, वो बुलाते रहते हैं, ऑफिशियल रूप में बुलाते हैं। लेकिन एक चीज रह गई थी, बहुत साल पहले बाबा ने, जब हम बाबा विंग से भी मिलता था मुरली के बाद ना, 2005-6 की बात है शायद। तो सिक्योरिटी विंग से जब बाबा मिल रहा था, तो बाबा ने ये कहा था कि आप सभी छोटी-छोटी फोर्सेस की भी सेवा करो। तो बाबा का इशारा था जो स्टेट की पुलिस है उनकी भी सेवा करो, क्योंकि हम ज्यादा मिलिट्री की सेवा करते थे, सेंट्रल पुलिस की करते थे। लेकिन स्टेट की पुलिस का क्या होता है, वो लोग बड़े बिखरे हुए होते हैं, थाना ये वो बड़े बिखरे होते हैं, तो उनकी कैसी सेवा करे, कोई एक साथ इकट्ठा हो, संगठन हो, तो हम किसी को भेजें और प्रोग्राम कराएं। तो ये एक चीज रह गई थी। तो वो देखो बाबा ने अभी पिछले साल से जब ये कोरोना हुआ है, तो ये सब लॉकडाउन में अब सब सेवाएं ऑनलाइन हो गई। तो हम लोगों ने स्टेट की पुलिस की सेवाएं चालू की, और अभी बहुत सारे स्टेट्स की है ना, केरला की पुलिस से स्टार्ट किया था, अभी मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उस साइड और 2-3 स्टेट्स की फोर्सेस में, क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई कहाँ भी है, कितने भी बिखरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा आज ही मैं एक सेवा समाचार बना रहा था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उनके भी सारे जोन्स में प्रोग्राम्स करने हैं। तो बाबा देखो, बाबा का जो इशारा था कि सारी सेवाएं सभी फोर्सेस की करनी है, तो जहां
हम लोग ने हिम्मत रखे कि वो कर दी, बाकी जहां नहीं भी कर पा रहे तो बाबा ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर देते, बाबा ऐसे मदद कर देता था, और इस तरह से सेवाएं बढ़ रही है और सब जगह इस तरह की सेवाएं हो रही। तो ये तो फिर सेवाओं में किस तरह के अनुभव है वो अलग है और बहुत लंबे हैं, लेकिन वो फिर शायद कभी और शेयर करेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि फोर्स में रह के मैं हम जीन्स की बाबा जैसे कहते सेवा कर सकते, उसके अंदर मैं भी कुछ अपना योगदान कर सकूं। और विशेष अहमदाबाद में, गुजरात में आना हुआ, बहुत पहले भी मैं आया था, जामनगर में मेरी पोस्टिंग थी, तो अहमदाबाद में फिर वापस आना हुआ। और बड़ौदा मेरा 3-4 बार आना हुआ। मैं समझता हूँ डॉक्टर निरंजना दीदी का सेंटर अलकापुरी आया हूँ, और डॉक्टर अरुणा दीदी के सेंटर पे अरुणा दीदी के सेंटर पे आया हूँ। तो लेकिन आपके उधर नहीं आना हुआ, तो अगली बार बड़ौदा आएंगे तो वहां भी आएंगे। और अभी मैं नए साल पर बाबा के मिलन के लिए गया था मैं, तो मैंने 2020 का जो न्यू ईयर था, तो मेरे को एक बात याद आ गई कि 95 में जब मैंने एकेडमी पास किया था तो मैं बाबा मिलन के लिए गया था, क्योंकि उससे पहले तो मेरे हाथ में नहीं था। तो मैंने उस समय एक अपने से निश्चय किया था, मैंने कहा कि देखो इस समय संगम युग पर परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, तो साल में एक बार तो कैसे भी करके मुझे मधुबन पहुंचना ही है। तो 25 साल पहले मैंने जो वादा किया था, मैंने एक साल भी मिस नहीं किया, चाहे मैं जमीन के किसी भी कोने में हूँ या समुद्र के किसी भी कोने में हूँ। जहाज में भी कई बार पोस्टिंग होती है कहीं दूर दराज, लेकिन मैं तो नवंबर से चालू हो जाता हूँ, ये टर्न ये टर्न, लेकिन मैंने कोई भी साल नहीं मिस किया। और मैं जब अभी जब बाबा से मिलन कर रहा था तो मुझे याद आया कि देखो 25 साल पहले मैंने वादा किया था मैं मिस नहीं करूंगा, तो मैंने मिस नहीं किया। और ये देखो हमारा भाग्य है कि उस समय हमको बाबा से मिलना हुआ। 3-4 साल से तो देखो अव्यक्त पालना का पाठ भी जैसे खत्म हो गया, ड्रामा में सीन तो बदलती रहती है, तो जो भाग्य हमको मिल रहा है वो भी आगे चलकर बस एक यादगार बन जाएगी, याद ही करते रहेंगे अरे उस समय ऐसा था। और आज भी इस समय की जो न्यू ईयर का भी जब केक काट रहे थे तो एक सीन जब देखी, निर्वैर भाई थे, मुन्नी बहन थे, बड़ी बड़ी बहनें थी, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि कोई दादी नहीं थी। तो ये देखो ये भी एक सीन परिवर्तन हो गया, अव्यक्त पाठ भी खत्म हो रहा है, दादियों का भी पाठ खत्म हो रहा है। तो ये सब समय का प्रेरणा दे रहे हैं कि समय अभी बहुत तेजी से परिवर्तन होना है। तो मैं एक बात से समाप्त करूंगा कि कुछ वर्ष पहले मैं जब मेरा कार्य था तो एक नई मिसाइल आई थी। तो आप जानते हो संगम युग पर जो कुछ होता है, बाबा कहता है उसी के आधार पर शास्त्र बनते हैं। तो शास्त्रों में जब दिखाते हैं जब एंड होता है, जब युद्ध में सब अपने अपने शस्त्र होते हैं, तो लास्ट शस्त्र जब यूज करना होता है तो कौन सा शस्त्र यूज करते हैं? तो ब्रह्मास्त्र चलाते। ब्रह्मास्त्र चलाया मतलब समाप्ति। तो उस समय मैं निमित्त था, वो पहली बार फौज में वो मिसाइल आ रही थी, उसका नाम था ब्रह्मोस मिसाइल। और उसके बाद तो अभी सारी फोर्सेस में वो आ गई है, बहुत ही हमारे भारत की बहुत शक्तिशाली मिसाइल है। लेकिन जब मैं वो मिसाइल को देख रहा था, उसका नाम देख रहा था, तो मैं एक समय जैसे इशारा दे रहा है कि अभी एक अंतिम समय भी आ गया। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके परिवार से मिलना हुआ। अहमदाबाद में मैं इधर हूँ, और ये भी देखो ड्रामा की वंडर है। आप भी सोचेंगे मैं अहमदाबाद में हूँ, महादेव नगर कनेक्शन से चंद्रिका दीदी के पास जाता हूँ, तो उसका भी राज है। पिछले वर्ष हमने 50 साल बनाए जो नारायणपुरा और महादेव नगर का, तो वो वेदांती दीदी उसकी विशेष ये निमित्त थी। तो 1974 में मेरे पिताजी को जब ज्ञान मिला तो उनका 1 वीक कोर्स वेदांती बहन ने कराया। तो घूम फिर के मैं आज उस सेंटर पे पहुंचा हूँ जो वो निमित्त बने थे इस सेंटर को खोलने के लिए। तो ये भी ड्रामा का बहुत बहुत वंडर है। तो एक बार फिर भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा। आपकी कार्यक्रम में बहुत सुनता रहता हूँ, बहुत प्रेरणाएं मिलती रहती है। बाबा का कार्य किस तरह से पूरे विश्व में फैल रहा है उसका मुझे बहुत बहुत एक अच्छा सौभाग्य मिला सुनने का और बाबा के कार्य के बारे में जानने का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आपका रूहानी नशा आपके चेहरे से और आपकी बातों से झलकता है। और मैं सुनने के साथ सोच रहा था कि कितना एक सुंदर मैसेज आपने आपके इस 1 घंटे के वक्तव्य में दोनों सेनाओं को दिया। मैं दोनों सेनाओं की बात करूंगा। आपने जिस्मानी और रूहानी दोनों सेना को कितना सुंदर संदेश दिया
कि ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उस सेना में है तो वो उसके कर्तव्य पालन से राजयोग की विद्या और शिक्षा के हटता है, नहीं। अपितु बहुत सुंदर आपने ये बात बताई कि अगर मुझे मिसाइल छोड़नी होगी और वो मिसाइल अगर निशाने पे नहीं लगती है तो वो मेरा कर्म ठीक नहीं है। तो ये राजयोग की विद्या की विशेषता होती है, जो कर्म किए जाते हैं वो सकुशलता पूर्वक किए जाना चाहिए और राजयोग की विद्या से ये सिद्धि हासिल होती है और यही सच्चा राजयोगी होता है। तो उस जिस्मानी सेना को भी ये बहुत सुंदर मैसेज है कि किसी को इससे डरने की आवश्यकता नहीं। वो कर्तव्य पालन जो देश के प्रति हमारा होना चाहिए एक सेनानी होने के नाते वो तो किया ही जाता है। और रूहानी सेना के जो शिव शक्ति पांडव सेना के सेनानी है उनको भी एक कितना सुंदर मैसेज मिलता है। बाबा का एक महावाक्य मुझे आपकी बातों से याद आ रहा कि बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलती है। तो आपने आपके लाइफ में कितना बैलेंस किया है कि वो कर्तव्य पालन भी किया लेकिन इधर धारणाओं में भी चूक नहीं की। और जब इतनी हिम्मत से हम काम लेते हैं तो बाबा की मदद अवश्य मिलती है, लेकिन बाबा परीक्षा लेता है। कितनी सुंदर आपने ये बात को एक उदाहरण दिया, लेकिन बहुत सुंदर दिया कि आखिरी 7 दिन जब रह गए तब कैसे वो मदद, ईश्वरीय मदद बड़ी गुप्त हुआ करती है, लेकिन लास्ट तक वो परीक्षा तो होती ही है। तो एक एक बात का एनालिसिस करने बैठूंगा तो बहुत समय जाएगा, लेकिन आपकी बातें बहुत प्रेरणादायी रही। आपका निश्चय वास्तव में काबिले तारीफ है और उसी निश्चय के आधार से आप जहां पर भी है इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो आपको आपके इस ईश्वरीय जीवन की बहुत बहुत बधाई है, मुबारक है। आपका जीवन बहुतों के लिए प्रेरणादायी है। और साथ साथ मैं आज हमारे आदरणीय दीदी जी अर्थात चंद्रिका दीदी जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने पास के एक अमूल्य रतन को हमारे पास भेजा और अमूल्य रतन अपनी क्या कहूँ अपना प्रकाश हमारे सामने बिखेरा, अपनी बातों को शेयर किया। इसलिए दीदी जी का भी बहुत धन्यवाद। इस वक्त तो वो शांतिवन में है, मेरी आज बात हुई थी तो मैं उनको विशेष याद करता हूँ। और आपने वेदांती बहन की बात कही, आपके फादर को उन्होंने कोर्स कराया था, तो अभी अभी मेरी बात थोड़ी देर में होने वाली है, तो उनको भी मैं जरूर आपका मैसेज दूंगा कि आज आपने शेयर किया। गायत्री बहन की भी आपने बात की, तो कल ही गायत्री बहन ने हमारे साथ शेयर किया। कोलाबा सेंटर से भी आपका विशेष कनेक्शन रहा, ये भी खुशी की बात है कि कोलाबा एक विशेष सेवा केंद्र है, यज्ञ में इसका विशेष स्थान है, तो ये भी आपके लिए मुबारकबाद ही वाली बात कहूंगा। संजय भाई 2 शब्द आप भी कहे। भाई जी आपका ये अनुभव सुन के हम लोग जो सर्विंग पर्सन है इनके लिए काफी प्रेरणादायक है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि रूहानी मिलिट्री और जिस्मानी मिलिट्री दोनों एक साथ एक रास्ते पर लेके चलना दिक्कतें बहुत आती हैं। जैसे आपने बार बार कहा कि हमें छुट्टियों की समस्या होती थी, धारणाओं में समस्या होती थी, ये हमें खुद फील करता हूँ। क्लासेस अटेंड करने में, ये करने में समस्याएं तो होती है, लेकिन फिर बैलेंस करके चलने वाले जो आपने बात बताई ये बहुत ही अच्छा, हम लोग जो सर्विंग पर्सन है उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपके अनुभव से हम लोगों को मिला है भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अनुभव के लिए, और ये हमको और आगे बढ़ने में काफी मतलब प्रेरणा दे रहा है भविष्य में। ओम शांति भाई जी। थैंक यू भाई, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आप 2 शब्द कहे। बहुत अच्छा सीक्वेंस में सुनाया और डिसिप्लिन में रहकर पूरे 8 बजे बराबर 9 बजे 10 बजे एक पूरा किया। ये भी मिलिट्री की डिसिप्लिन, आपके अंदर बाबा की भी डिसिप्लिन थी। और सबसे बड़ी बात थी कि आपका प्यार हाईएस्ट से है, हाईएस्ट है मधुबन, और मधुबन से इतनी लगन होना, प्यार होना, ये श्रेष्ठ बुद्धि का एक देन है, क्योंकि जान गए हैं कि क्या हाईएस्ट है और किससे हमें सबसे ज्यादा संबंध रखना है। इसलिए आपको इसकी भी बहुत मुबारक। और आपने बड़े प्यार से सारा अनुभव सुंदर रीत से बताया, इसलिए भी धन्यवाद है।
और बाकी तो आपके चेहरे से जो वाइब्रेशन आ रही है, नम्रता आ रही है, मिलिट्री वालों से नम्रता देखना ये बहुत बड़ी बात है। और वो और हंसता चेहरा अभी भी मुस्कुरा है, तो ये जो है ये भी विशेष आप और बाप की, क्योंकि कंबाइन है ना, तो बाप भी साथ में है और आपका पुरुषार्थ है, तो इसके कारण ये झलक भी सबको नजर में आ गई। इसीलिए भाई हम साहब मैं पहले रूहानी मिलिट्री में हूँ, फिर जिस्मानी मिलिट्री में हूँ। हाँ बरोबर है। रूहानी मिलिट्री वाले है तभी तो अच्छी मिलिट्री मैन बने हैं। हाँ, इसीलिए सेवा में विंग में भी जुड़ गए और विंग में भी सेवाएं शुरू कर दी, तो ये भी बहुत अच्छा सेवा हो रही है, लास्ट भी सेवा हो रही है। तो ये आप हमारे विंग के भी लीडर बने, इसीलिए भी बहुत, और आखिर में वही काम आने वाला है, क्योंकि बाबा ने जैसे बताया है कि लास्ट में मिलिट्री के हाथ में आएगा वही फिर हमको देगा। तो ये मिलिट्री के साथ संबंध होना ये जगदीश भाई अच्छी तरह जानते थे, तो उन्होंने भी यही गाइडलाइन दी पहले से ही कि भाई हम अभी से संपर्क रखें उन बड़े बड़े लोगों के साथ। अभी तो हम देख रहे हैं सिचुएशन भी भारत का भी कैसा हो रहा है, आजकल जो तूफाने सारे अनेक प्रकार की बातें हो रही है, तो उस समय भी आखिर में मिलिट्री ही अच्छी तरह मदद करेगी। जो बाबा ने तो कहा है ना कि आंतर विग्रह होगा, अभी सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है, जहां जहां है एक दूसरों से लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में आखिर में हमारी शांति की सेना ही काम में आएगी, तो ये डबल सेना का काम होगा, वो भी काम अपना करेंगे, हम भी करेंगे, तो आपको तो डबल चांस मिला है, इसीलिए आप लकीएस्ट हो और हम भी लकीएस्ट है जो आपका ऐसा सुंदर वक्तव्य हमको मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक हाथ खड़ा करके धन्यवाद गैलरी से देंगे। ओम शांति। शिव भाई आपका तो नाम ही शिव बाबा के ऊपर है, हाँ वो नाम लेते बाबा याद आ जाता है। बिल्कुल जी और बिल्कुल। वैसे आपको धन्यवाद है कुंभन का, हाँ क्योंकि बचपन से इतनी साल तक और मिलिट्री में रह के भी आपने कुमार जीवन बिताया, वो बहुत प्रशंसनीय है। और हम आपको बड़ौदा में आने का भी निमंत्रण दे रहे हैं, कभी आओ तो हमारे पास जरूर आना। जरूर दीदी जरूर। और बाकी हमारे पास भी एक मिलिट्री के मेजर से रिटायर होके अभी पीएम मोदी के कमांडो चीफ कमांडो है। अच्छा तो आते हैं क्लास में, गुरुवार को आते हैं, या लॉकडाउन में नहीं आए, लेकिन वहां से छुट्टी लेके गुरुवार के दिन आते हैं दिल्ली से। खास बाबा छुट्टी को नहीं मिलने। मिलती है, लेकिन मतलब उनको अभी तो नहीं है छुट्टी ये लॉकडाउन के कारण, पर पहले नहीं तो गुरुवार को खास जब रिटायर हुए तो यहाँ पर कोर्स किया, उसके बाद सीएम के साथ भी रहे और अभी पीएम के साथ भी। अच्छा वो उनकी भी बातें बताते हैं, साथ में रहते हैं ना, चीफ कमांडो है तो एक ही कमरे में, नजदीक के कमरे में रहते हैं ना, तो कई बार उनके साथ दिल की बातें होती है तो बताते हैं। और कैसे मतलब ब्रह्मा कुमारी का भी कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। हमारा वो 365 दिन वाला है स्लोगन, वो भी खाने के मेज पर रखा है, वो भी रोज उनको याद दिलाते हैं, तो अच्छा मतलब है। सेवा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। शिव भाई जी, अगर आपकी सारी बातों को गीतों के रूप में अगर समअप किया जाए तो बस आपके जीवन का दोनों सेनाओं के प्रति एक ही मैसेज है कि हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों, मशाल थाम लीजिए, मशाल थाम लीजिए। तो चलिए आप सबको दृष्टि दीजिए, 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर हम पूरा करते हैं, ठीक है।
ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए।